बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सप्तैन और देख रहे आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। सबसे पहले तो माज़िद नाज़रीन, कुछ स्टोरीज में कुछ अरसे से तात्तुल आ रहा है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मसरूफियत थी कुछ, जिसकी वजह से मैं स्टोरीज टाइम पे नहीं बना पा रही। लेकिन अब इंशाल्लाह आज से हम दोबारा से बिल्कुल रूटीन पे आ जाएंगे और तमाम स्टोरीज कोशिश होगी कि जल्द से जल्द और सबसे पहले आप तक पहुंच जाऊं, क्योंकि टीम बहुत तंदही से काम करी है, लेकिन मैं चूंकि बहुत ज़्यादा बिजी थी और अभी सफ़र से वापस भी आई हूँ और कुछ और दीगर घरेलू मसरूफियात थी, जिसकी वजह से कुछ खबरें आप तक ताखीर से पहुंची थी, इसके लिए पेश की माजरत। अब आ जाती हूँ उस खबर की तरफ जो बहुत वायरल स्टोरी है और स्टोरी के ऊपर मैंने कुछ नई मालूमात हासिल की हैं। मालूम ही हो गया होगा आपको, 2 दिन पहले एक बड़ा ही अफसोसनाक वाकया फैसलाबाद में पेश आया, जहां पर एक ताजिर जो है वहां के और कपड़ों के बड़े व्यापार है और बहुत कह लीजिए कि अच्छे ताजरों में से है, काफी अच्छा वेल ऑफ उनका एक सेटअप है और बड़े अच्छे बड़े बड़े टेक्सटाइल मिल्स के साथ उनका लेन देन है, मामलात है उनके, और अरबों में तजारत इस वक्त वो कर रहे हैं, जैसा कि मुझे मालूमात हासिल हुई। लेकिन इन्होंने बड़ी अफसोसनाक खबर आती है उनके घर से कि इन्होंने अपनी 2 बीवियों को अपने बच्चों समेत जो है मार दिया और उसके बाद खुद भी खुदकुशी कर ली। जब इसकी डिटेल्स वगैरह हासिल की तो बड़ी अजीबोगरीब सी कहानी सबसे पहले आई, लेकिन उसके बाद एक और कहानी सामने आती है, क्योंकि पहले ये कहा गया कि उस वक्त घर में उनकी फैमिली के अलावा कोई भी नहीं था, लेकिन उस दिन उनके घर में उनकी फैमिली के अलावा उनकी भाभी भी मौजूद थी। तो क्या हुआ कि भाभी ने क्यों नहीं बर वक्त जो है इत्तला दी या रोका या कुछ किया या कोई बाहर जाके किसी को बताया। उसके अलावा कुछ और चीजें जो है उनके हवाले से सामने आई हैं। एक आखिरी कॉल उन्होंने अपने दोस्त को की, एक आखिरी वॉइस मैसेज अपने दोस्त को किया, वो भी सामने आया। और उसके अलावा उनके हमसाये में एक उनके दोस्त है, उन्होंने कुछ बातें जो है वो शेयर की, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो उससे पहले मैं आपको जरा इस पूरी कहानी की डिटेल जो है वो बता देती हूँ। ये जो साहब है, इनका नाम है कासिम जवाद, गुलशन मदीना कॉलोनी के रिहायशी हैं, जो कि सरगोदा रोड पर है। और पुलिस कहती है कि रात को कोई 8:55 पर हमें एक कॉल मौसूल होती है, जिसमें कहा जाता है कि इस तरह से एक घर में एक कुआ हुआ है। वो वहां पर पहुंचते हैं, वहां पर जाके जिस तरह भी पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ करते हैं, उस घर को सील किया जाता है, उस घर से तमाम शवाहिदात जो है वो इकट्ठे किए जाते हैं, और जिसमें वो पिस्तौल भी शामिल होता है, जिससे कि इस शख्स ने तमाम घर वालों को कत्ल किया और उसके बाद खुद भी खुदकुशी कर ली। खुदकुशी करने से पहले पहले पुलिस ने ये ढूंढने की कोशिश की, जानने की कि कोई खत तो नहीं लिखा, कोई आखिरी पैगाम, कोई चीज, क्योंकि मुद्दा जो है गार्ड के ऊपर भी जा रहा था, वो उस घर पे मौजूद था। घर में एक भाभी भी ऊपर वाले पोर्शन में सब मौजूद थी। लेकिन कुछ चीजें जो है उन्होंने इकट्ठी की। उसके बाद उनके फोन से एक आखिरी कॉल जो की गई थी और एक आखिरी मैसेज किया गया था, उसको ऑन रिकॉर्ड लिया गया। वो दोस्त जिसको कि उन्होंने आखिरी वॉइस कॉल की थी, वॉइस मैसेज किया था, उनको भी ऑन लूप में लिया गया है और उनसे भी तमाम मालूमात जो है वो हासिल की गई है और उन्होंने भी कुछ डिटेल्स जो है वो शेयर की है। अब मैं तो आपको पहले इनके बारे में थोड़ा सा बता दूं। ये जो साहब है कासिम जवाद, ये एक बड़े अच्छे कपड़ों का कारोबार करते हैं। मंदिर गली, जामे गली में उनके कपड़े के कारोबार की मतलब एक पूरा उनका सेटअप है और काफी अच्छे बड़े ताजिर है और ठीक ठाक इनका लेन देन के मामला जो है वो चलते हैं। इनकी 2 शादियां हैं। पहली शादी से इनकी 2 बेटियां हैं, जिनमें से एक बेटी 22 साल की है, जबकि दूसरी बेटी जो है वो 18 साल की है। उसके बाद दूसरी शादी जो है 22 साल और 19 साल की बेटी, और दूसरी शादी जो है उससे उनकी 10 साल बेटी है और एक 8 साल का बेटा है उनका। तो ये उनकी फैमिली है टोटल। उसके अलावा उनके एक भाई है जो कि ऊपर वाले घर में रहते थे अपनी बीवी के साथ, और वालदा भी उधर साथ ही रहती थी, और साथ नीचे वाले घर में वो खुद अपनी बड़ी बीवी के साथ रहते थे, जिनसे कि उनकी 2 बेटियां हैं। इनमें से एक बेटी की उनके बताया जा रहा है कि अनकरीब शादी होने वाली थी और एक बेटी जो है MBBS के फाइनल ईयर में थी। बड़ा मुझे तकलीफ हुई सुनकर कि एक ऐसा भरा पूरा घर और बच्चियां जो है माशाल्लाह अपने करियर में एक्सेल कर रही थी, अपनी जिंदगियों की उन्होंने नई बहारें जो है इनकी शुरू होनी थी, लेकिन उससे पहले उनके वालिद ने जो ये हरकत कर दी। अच्छा, उसके बाद इनकी जो दूसरी बीवी है वो पिछली गली में रहती थी बच्चों के साथ। और बीवियों के आपस में मामला जो है घर वालों के मुताबिक बड़े ठीक ठाक थे, कोई ऐसे मामला नहीं थे कि कोई ये सोचे कि शायद 2 शादियों की वजह से, क्योंकि एक बेटा उनका 10 साल का और दूसरी बेटी 8 साल की है, तो इसका मतलब ये है कि बच्चे जो है काफी माशाल्लाह बड़े हो चुके हैं। 2 बेटियां जो है पहली बीवी से, वो भी माशाल्लाह काफी बड़ी हैं। तो ये साहब जो है फिर इनके मामलात हुए क्या, तो एक स्टोरी जो है वो निकल कर सामने आती है। वो मैं अभी आपको आगे बताती हूँ और आखिरी कॉल और भाभी की मौजूदगी के बारे में बताती हूँ। लेकिन उससे पहले जो आपको कुछ और बातें बताऊँ कि उस दिन ये वक़्त हुआ किस तरह से। होता कुछ इस तरह से कि ये मेंटली बहुत डिस्टर्ब थे, डिप्रेशन का शिकार थे, बहुत शदीद परेशानी थी। वो परेशानी के मामला जो भी थे, लेकिन इन्होंने किया क्या? इन्होंने फाइनली प्लान कर लिया था कि मैंने अब सबको खत्म कर देना और अपनी जान भी ले लेनी है, क्योंकि इनको कुछ दबाव था कुछ लोगों की तरफ से, कुछ थ्रेट्स भी थे इनके फोन से, कुछ ऐसे मैसेजेस, कुछ ऐसी चीजें जो है वो रिट्रीव की गई हैं। उन लोगों को भी अब शामिल तफ्तीश किया जाएगा जो इनको आखिरी वक्त में बहुत बुरी किस्म की धमकियां भी दे रहे थे। दरअसल ये वो लोग थे जिनसे इन्होंने कर्जा लिया था और कर्जा एक दफा ये वापस भी कर चुके थे, लेकिन अब दोबारा कर्जे में बहुत बुरी तरह इसलिए फंसे थे कि कुछ लोग जो इनके साथ मिलकर कारोबार कर रहे थे, उन्होंने इनको धोखा दिया और इनके पैसे लेकर फरार हो गए।
अरबों का लेन देन था, कुछ करीबन करीबन 70 से 80 करोड़ का माल था जो उन्होंने उधार पे लिया हुआ था, वो उधार जो है वापस नहीं कर पा रहे थे और मांगने वाले जो है उन्हें बहुत ज़्यादा इस वक्त उनसे सवाल कर रहे थे और कुछ लोग उनको धमकियां भी दे रहे थे और घर वालों के हवाले से भी धमकियां दे रहे थे। ये कुछ चीज़ें ऑन रिकॉर्ड आई हैं जो अभी आने वाले वक्त में हो सकता है पुलिस जो आपके साथ शेयर भी करे। अब होता कुछ इस तरह कि ये जिस दिन इन्होंने ये सारा प्लान कर लिया और इनको जब कोई रास्ता नजर नहीं आया तो इन्होंने सबसे पहले तो अपनी वालदा को ड्राइवर के साथ कहीं भिजवाया, गालिबन किसी रिश्तेदार के घर भेजा या दूसरे भाई की तरफ भेजा या जिस तरह भी, और ड्राइवर को कहा कि तुमने उस वक्त तक घर नहीं आना जब तक कि मैं तुम्हें कॉल ना करूँ। इस तरह घर से ड्राइवर को इन्होंने रवाना कर दिया। घर की जो मुलाजमा थी उसको उन्होंने कहा कि बाद में हम तुम्हें छुट्टी दे सकेंगे, बड़ी इदारी है, बड़ी पे काफ़ी काम होगा तो तुम अभी घर छुट्टी पर चली जाओ। मुलाजमा को भी इन्होंने भेज दिया। मुलाजमा इनके घर दिन रात काम करती थी। उसके बाद एक गार्ड मौजूद था। गार्ड को उन्होंने सख्ती से हदायत की कि तुमने घर के अंदर नहीं आना जब तक कि मैं तुम्हें ना बुलाऊं। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि अपनी दूसरी बीवी को कहा कि बच्चों समेत इधर आ जाओ। पहली बीवी पहले मौजूद थी और दूसरी बीवी को भी उन्होंने यहाँ पर बुला दिया। अब भाई जो है इनके उस वक्त काम पर गए थे, भाई को कहीं इन्होंने भिजवाया नहीं था बल्कि भाई जो है अपने काम पर गए थे। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि घर को अंदर से लगाई कुंडी। ऊपर वाले घर में सिर्फ भाभी मौजूद थी। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि घर के 2 कमरे थे। एक कमरा जो ऊपरी कमरा था, पीछे की तरफ कमरा था, उस कमरे में उनकी बड़ी बीवी जो है अपनी 2 बेटियों के साथ थी और आगे वाले कमरे में जो फ्रंट के करीब है वहां पर उनकी छोटी बीवी अपने 2 बच्चों के साथ मौजूद थी। सबसे पहले उन्होंने उन सबके लिए खाना बाहर से मंगवाया और खाने के अंदर उन्होंने कुछ दवाई ऐसी मिलाई जिससे इंसान जो है नींद बेहोशी की हालत में चला जाए। उसके बाद उन सब ने खाना खाया और खाना खाने के बाद उन्होंने सबको कहा कि जाके आराम करो। अपने अपने कमरों में वो चले गए और जब उनको मुकम्मल यकीन हो गया कि ये लोग सो गए हैं तो उसके बाद फिर वो पहले बड़ी बीवी के कमरे की तरफ जाते हैं जो कि ऊपरी जानिब था, बैक साइड पर था, और उस कमरे में जाकर सबसे पहले वो बीवी के मुंह पर तकिया रखते हैं और उसके ऊपर पिस्तौल से फायर करते हैं ताकि आवाज़ जो है वो बाहर ना जाए। उसके बाद दोनों बेटियों को भी इसी तरह से मार देते हैं क्योंकि वो सब के सब खाने के बाद नींद बेहोशी की हालत में थी, इसलिए कोई रेजिस्टेंस भी नहीं आ सकी और तकिया रखने की वजह से कोई खास शोर बाहर ना जा सका। उसके बाद वो अगले वाले कमरे में आते हैं। वहाँ पर भी वो यही बात जो है रिपीट करते हैं। वहाँ पर भी अपने बेटी को और अपनी दूसरी बीवी को इसी तरह से मर्डर करते हैं। उसके बाद वो अपने कमरे में जाते हैं। कमरे में जाकर वो एक कॉल करते हैं। कॉल करने के बाद एक वॉइस नोट जो है अपने दोस्त को भेजते हैं और उसके बाद अपनी कनपटी पर भी गन रखकर अपने आप को हलाक कर देते हैं। उस वक्त एक शोर की आवाज़ आती है और उस आवाज़ को सुनकर ऊपर से जो उनकी भाभी है वो मौजूद होती है। अब पुलिस ने उनसे जब पूछगिछ की है कि वो घर पर मौजूद है, उन्हें कुछ मालूम हो सका कि नहीं, तो ये सुनने में आ रहा है कि उनका ये कहना है कि मैंने एक ही गोली की आवाज़ सुनी। गालिबन वही गोली होगी जिससे कि इस ताजिर ने अपने आप को मारा, क्योंकि ये गोली जो है ये बताया जा रहा है ये तकिया सर पे रखे बगैर बल्कि डायरेक्ट अपने आप को मारने के लिए। और डायरेक्ट गोली मारने की वजह से होता कुछ इस तरह से है कि ये जो साहब हैं इनकी जब डेथ हो जाती है उसके बाद वो भाभी जो है ऊपर से नीचे पहुंचती है, दरवाजे को पीटती हैं, लेकिन दरवाज़ा जो है वो अंदर से बंद होता है। दरवाज़ा बंद होने की वजह से वो अंदर नहीं पहुंच पाती हैं और उसके बाद जो है वो बाहर से गार्ड को आवाज़ें मारती हैं और उसके बाद घर का दरवाज़ा तोड़ा जाता है और उसके बाद पुलिस को भी बुलाया जाता है। पुलिस वहाँ पे पहुँचती है और उसके बाद जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि वहाँ से तमाम शवाहिदात जो हैं वो इकट्ठे किए जाते हैं और उसके बाद जो है तफ्तीश को आगे बढ़ाया जाता है। अब ये आखिरी वॉइस नोट जो है वो क्या था? आखिरी वॉइस नोट उन्होंने अपने करीबी दोस्त को भेजा था जिसमें उन्होंने बहुत सी बातें उनके साथ की है। उनको ये भी बताया कि मैं अब क्या करने जा रहा हूँ और मैं क्या कर चुका हूँ, जिसमें उन्होंने ये बताया कि मैं अपनी दोनों बीवियों को बच्चों को मार चुका हूँ और अब मैं खुद भी खुदकुशी करने वाला हूँ। फिर उन्होंने उस वॉइस नोट में कुछ गिले शिकवे किए, कुछ दोस्तों के हवाले से जिन्होंने बुरे वक्त में काम आए उनका शुक्रिया अदा किया और कुछ दोस्तों के लिए उन्होंने गिले शिकवे किए। साथ ही कुछ रिश्तेदारों का भी उन्होंने जिक्र किया और उनसे जो उनको दुख था, जो गिले थे, वो सब भी उन्होंने किए। ये सब के सब उस वॉइस कॉल के अंदर मौजूद है, लेकिन अभी तक उस वॉइस कॉल की जो डिटेल्स है वो भी टीम नहीं हासिल कर सकी। मैंने हमारी टीम में जो हमारे रिपोर्टर हैं मैंने उनसे कहा है कि आप उनसे सारी डिटेल्स लें। जैसे ही मालूम होता है कि वो आखिरी वॉइस नोट में डिटेल्स क्या थी, लेकिन मुख्तसरन उनको ये बताया गया है कि उस वॉइस कॉल के अंदर कुछ गिले शिकवे हैं दोस्तों के हवाले से और रिश्तेदारों के हवाले से, खासतौर पे कुछ अपने घर के अफराद के हवाले से उनके गिले शिकवे हैं। और फिर ये कि अब मैं मज़ीद अपने इस टेंशन में नहीं रह सकता और मेरे बाद मेरे बच्चों के लिए ज़िंदगी जो है वो मुश्किल हो जाएगी, तो इसलिए मैं उनको भी ख़त्म कर रहा हूँ और अपनी जान भी ले रहा हूँ। जिन लोगों से जो कर्जा लिया उनसे मैं माफ़ी मांगता हूँ, अगर हो सके तो मुझे वो सब माफ़ कर दे। कुछ इस तरह की बातें उसके अंदर है। अभी कुछ और डिटेल्स भी इसके अंदर आनी है क्योंकि वो ड्राइवर और वो गार्ड जो है उन्हें भी शामिल तफ्तीश किया गया है और दोस्तों से भी बातचीत की जा रही है, उनसे भी पूछा जा रहा है। हमसाये जो है उनका कहना है कि इनका मेल मिलाप बहुत अच्छा था, लेन देन बहुत अच्छा था, मामला बहुत अच्छे थे, रख रखाव वाले लोग थे,
اور ہمیں بڑی حیرت ہے کہ انہوں نے یہ کیا ہے، لیکن تاجہ برادری میں جو ان کے ارد گرد کے لوگ ہیں وہ یہ ضرور بتاتے ہیں کہ بہت بری طرح سے قرضے کے بوجھ تلے دبے ہوئے تھے، اور اس چیز نے انہیں سخت پریشان کر رکھا تھا، اور کوئی 1 ارب کے قریب قرض تھا جو کہ انہوں نے چکانا تھا، لیکن وہ چکا نہیں پا رہے تھے، اور قرضداروں کا ان کے اوپر بہت زیادہ دباؤ تھا۔ یہ تھے تمام تر معاملات، میں نے کیس کی ڈیٹیلز آپ کو دوں، اس کے بعد مزید جو تفصیلات مجھ تک پہنچیں گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔